रोशनी यादव जी के परिचय को जान लें। जहाँ तक मुझे रोशनी यादव जी के बारे में पता है तो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ, बाकी हम रोशनी यादव जी से कुछ बातें करेंगे, ये आपको बताएंगे भी। रोशनी यादव जो हैं आजमगढ़ यूपी से हैं और आपने MA BTC किया हुआ है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और अवध यूनिवर्सिटी दो से इन्होंने अपनी स्टडी करी है और इससे पहले आप बेसिक टीचर भी रही हैं, गवर्नमेंट टीचर, बेसिक जो आपकी होता है टीचिंग, उसमें टीचर रही हैं। 2018 में आपका अगस्त 2018 में उनकी पोस्टिंग हुआ था। और कमाल की बात क्या है दोस्तों, आप जो हैं पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा सक्रिय रही हैं। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है रोशनी, आप 2013 में इलेक्शन भी लड़ी है, मेरे ख्याल से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का इलेक्शन भी लड़ी है। तो पहले तो प्रश्न यही बन जाता है कि कहाँ पॉलिटिक्स से एकदम से इस करियर में आ जाना, क्योंकि आज भी एक यथा तो है कि भाई IAS PCS, जैसे हम लोग सब गांव देहात से जुड़े हुए हैं, तो कहना है कि IAS PCS वही बनते हैं जिनको दुनियादारी से मतलब ना हो, पॉलिटिक्स इस तरह से मतलब ना हो। तो उस करियर से एकदम से इधर टर्न करना और टर्न करने के बाद में इतनी अच्छी रैंक लेकर आना, 27th रैंक आप लेकर आई हैं। नहीं तो स्टूडेंट में देखता हूँ कि पढ़ते रहते हैं कि PCS तैयारी करना है, इसकी तैयारी करना है, 18 घंटे पढ़ना है, 16 घंटे पढ़ना है। तो उस तरह से आपका इस फील्ड में आ जाना और इतनी अच्छी रैंक लाना, इसमें आप क्या बताएंगे? पहले तो प्रश्न यही कि पॉलिटिक्स से इधर आने का डिसीजन क्यों लिया, और फिर आपकी तैयारी की क्या बेस रहा जिससे आपने इतनी अच्छी रैंक को लिया। तो अपने जो ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उनको आप बताएं ताकि उनको जानकारी मिले इस बारे में। थैंक यू सर। जो आपने मुझसे पहला सवाल किया है कि राजनीति को छोड़ के ये प्रशासन में आना, ये कैसे डिसीजन हुआ, या फिर राजनीति करने वाला बंदा प्रशासन में नहीं आ सकता है, जो आपका ये सवाल है, मैं इसका उत्तर देना चाहती हूँ। मेरा मानना है कि राजनीति अच्छी चीज़ है और पढ़े लिखे लोगों को इसमें आना चाहिए, तब भी राजनीति में एक स्वच्छ और अच्छी राजनीति की भी छवि बनेगी। सही बात। और मेरा मानना है कि जो प्रशासन है उसमें वो उसमें लीडरशिप क्वालिटी प्रशासनिक अधिकारी में होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो ऐसे लोग हैं उनके लिए तो ये प्लस है कि वो राजनीति किए हुए हैं, तो उनमें लीडरशिप क्वालिटी ऑलरेडी है, और प्रशासन में है, वो एक प्रशासनिक अधिकारी का मतलब है कि वो अपने क्षेत्र का लीडर है। बिल्कुल। तो वो उसे लीड करने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि राजनीति करना मेरे लिए थोड़ा सा फायदेमंद भी रहा। जैसे आपको प्रशासन में लीडरशिप का, नेतृत्व का जो है उसका आपको लाभ मिले, बेनिफिट मिले। हाँ, वहाँ पे भी मिलेगा। पॉलिटिक्स से इधर आने का क्यों सोचा, एकदम से इधर टर्न लेना? यार पुरानी बात है, 13 में आप इलेक्शन लड़े हैं, तो यानी कि अच्छे वोट आपको मिले थे, नंबर मिले थे, भले आप जीते नहीं थे लेकिन दोबारा लड़ते थे, जीत जाते। हाँ। तो फिर इधर क्यों आने का सोचा? यस सर, लिंग 2 कमेटी की जो सिफारिश थी उसमें हम दूसरी टाइम इलेक्शन लड़ नहीं सकते थे। और इलेक्शन में लॉस कर गई थी। तो उसके बाद मैंने काफ़ी राजनीति में तो मैं एक्टिव रही, मुझे इंटरेस्ट भी है। तो लेकिन ये है कि मेरी जो प्राथमिकता थी वो मेरा परिवार, मेरी फैमिली, और मैं बिल्कुल बॉटम स्टार्टर से बिलोंग करती हूँ। तो मेरे लिए राजनीति में जाना शायद उतना आसान नहीं था। तो फिर मैंने, क्योंकि वहाँ मेरा कोई गॉडफादर तो था नहीं, तो वो यूनिवर्सिटी में भी मैंने अपने स्ट्रगल से ही मुझे टिकट मिला था, और मैंने जो राजनीति की थी वो अपने दम पे की थी। फिर जो मेन स्ट्रीम की राजनीति है वहाँ कोई गॉडफादर जैसा था नहीं, तो मुझे मेरी प्राथमिकता थी मुझे अपनी फैमिली को संभालना, खुद को संभालना, और वो मैं सिर्फ पढ़ाई से कर सकती थी, क्योंकि राजनीति में जाने के लिए भी आपको एक बैकअप, एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो और जीतने के जो प्रधानमंत्री उनको तो ऐसा बैकअप नहीं मिला। ये सर, लेकिन जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए उतना उस वक्त आसान नहीं था, क्योंकि मैं इलेक्शन लॉस कर गई थी। जीती होती तो मे भी रास्ते आसान हो जाते, हारने के बाद थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सही बात। तो इसलिए फिर मैंने पढ़ाई में मैं वापस आई और मेरी पढ़ाई अच्छी थी, ठीक ठाक थी, मैं पढ़ने में एवरेज स्टूडेंट थी, तो मुझे था कि मैं कर लूँगी ईजिली। तो फिर मैंने ट्राई किया और मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट ही था। 2016 का। बहुत अच्छा। हाँ, तो फिर मेरी 27th रैंक आई उसमें। तो ये जो 2013 से लेकर जो 2016 तक का जो सफ़र रहा, इस बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और उनको आपने कैसे दूर करने का प्रयास किया? सर, प्रॉब्लम्स तो बहुत आई, क्योंकि जब इलेक्शन आता था यूनिवर्सिटी का चुनाव, तो फिर हमारा भी मन होता था मतलब कि हम बाहर निकले, फिर और उसके बाद पहली बात मन को कंट्रोल करना था, है ना? हाँ, तो
14 के भी इलेक्शन में हमारी जो मतलब पार्टी से लड़े थे चुनाव, तो हमने उनका सपोर्ट किया था, उनके लिए कंपेनिंग की थी। फिर 15 में भी जो कैंडिडेट थे उनके लिए की थी। लगातार राजनीति में तो एक्टिव ही रहे, लेकिन मेरा ये सीन था कि मुझे अपनी प्राथमिकता पता थी कि मुझे क्या करना है। मीन्स कि मुझे पढ़ाई करना है। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं चुनाव प्रचार करके आई हूँ और 2 घंटे बैठ के पढ़ ली हूँ, क्योंकि मुझे अपनी प्राथमिकता पता थी। मुझे पता था कि मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ और मुझे जाना कहाँ है और मुझे किस तरीके से अपनी चीज़ें मैनेज करनी है। तो फिर मैंने मेरी प्राथमिकता पढ़ाई थी। तो कई बार ऐसा हुआ कि कंपेनिंग करके आए और हमने फिर पढ़ लिया 2 घंटे। बड़ा ऐसा हुआ लोग थक जाते हैं काफ़ी। हाँ मैंने खुद देखा, मैं भी जब रहा तो इन चीज़ों ने फील किया है। चलिए, तो ये तो आपने 16 से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। कब से स्टार्ट किया प्रिपरेशन अपना? सर प्रिपरेशन मैंने 13 में मैंने इलेक्शन लड़ा, उसके बाद 2-3 महीने बाद मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। लेकिन जो मेरी सीरियस प्रिपरेशन थी वो 8 से 9 महीने की थी। वो 2015 की 15 साल में। हाँ, 15 में मैंने सीरियस प्रिपरेशन करी थी। 14 में था कि उतना नहीं हो पाता था, क्योंकि रुझान तो कहीं ना कहीं था उधर अभी भी। तो लेकिन फिर भी पढ़ाई मेरी चलती थी। लेकिन जो सीरियस प्रिपरेशन होती है, जो कहते हैं लग के पढ़ना, वो मेरी 8 से 9 महीने की थी 2015 में। और फिर 16 में मार्च में हमारा प्री हुआ था और सितंबर में हमारा मेंस हुआ था। इंटरव्यू अभी लेट में हुआ 19 में। ओके, 19 में कब? 19 में इंटरव्यू सर अभी ये मतलब हाँ 8 जनवरी को था मेरा इंटरव्यू। तो फिर में आपका 22 का रिजल्ट आया। ओके। तो हम लोग के लिए बात करते हैं, एग्ज़ाम की बात करते हैं कि जो प्री एग्ज़ाम है, मेंस एग्ज़ाम है, आपका इंटरव्यू 3 स्टेज आपका जो एग्ज़ाम होता है। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए किन बेस बातों को आपने बनाया जिससे आपने प्री को जल्द से जल्द, कहते हैं आप आपने 8-9 महीना तैयारी किया और 8-9 महीने तैयारी में आपने क्या किया, प्री को आपने निकाला और फर्स्ट टाइम में निकाला। मैं देखता हूँ कई स्टूडेंट हैं, मेरे भी हैं, जो 3-4 बार अटैम्प्ट दे चुके हैं। IAS से नहीं, मैं PCS की बात करूँ, अलग अलग स्टेट्स की बात करूँ, चाहे आपके RS की बात करूँ, 3-3, 4-4 PT दे रहे होते हैं, तब भी वो PT पास नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा क्या आपने स्ट्रेटजी बनाई, रणनीति अपनाई, जिसमें आपको पहले अटैम्प्ट में PT आपका निकाला? सर मुझे लगता है कि जितने पहले तो आपका जो प्री का सिलेबस है आप उसे देखिए और उसके जो टॉपिक्स हैं, हर सब्जेक्ट की एक बेसिक बुक उठाइए और उसे अच्छे से पढ़ डालिए। जैसे बेसिक बुक की हम बात करें तो क्या सजेस्ट करेंगे? पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, DD बसु बहुत टफ है, वो मुझे खुद भी नहीं समझ में आई। आप देखिए मेरी बुक का नाम नहीं लिया इन्होंने, लक्ष्मीकांत का नाम लिया है। चलिए, बहुत सुंदर। तो सर मैंने उसी से पढ़ी थी, लक्ष्मीकांत से ही पढ़ी थी। जी। और फिर इकोनॉमी के लिए मैंने रमेश सिंह नहीं पढ़ी थी। रमेश सिंह लोग जनरली पढ़ते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने बाड़ी पब्लिकेशन एक आती है, तो उस समय इलाहाबाद में वही मिल रही थी, तो मैंने उसी से पढ़ लिया। कौन सा पब्लिकेशन? बाड़ी पब्लिकेशन इतनी मोटी बुक आती है, पतली छोटी, तो मैंने उसी को पढ़ा था। बाकी मृणाल के जो इकोनॉमिक्स के लेक्चर है वो मैंने पूरा सुना हुआ था। हाँ, उससे मुझे काफ़ी मदद मिली। इकोनॉमिक्स का जो मेरा फंडामेंटल था उसी से क्लियर हुआ। और उसके बाद हिस्ट्री के लिए बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में, लेकिन मैंने SK पांडे पढ़ी थी। हाँ, SK पांडे की पढ़ी थी, क्योंकि प्री के लिए वो सफिशिएंट है आई थिंक। और इन्वायरमेंट के लिए भी मैंने बड़ी पब्लिकेशन की उस समय पढ़ी थी, तो उसे मेरे काफ़ी क्वेश्चन सही हुए थे। और साइंस के लिए मैंने सीलवंत सिंह की पढ़ी थी बुक। हाँ, तो और इसके अलावा NCERT जो थी उसको पढ़ा था। और मुझे लगता है कि अगर इन्हें अच्छे से एक बार पढ़ लिया जाए, कई बुक बार बार ना पढ़ के एक ही बुक को बार बार पढ़ा जाए, तो उससे बहुत फ़ायदा मिलता है। क्योंकि कई बुक पढ़ने में होता है कि चीज़ें वही तो हर बुक में रिपीट होती हैं, 90% चीज़ें तो रिपीट ही हो जाती हैं दूसरी बुक में, तो और फिर दिक्कत हो जाती है इससे कि कई चीज़ फिर पढ़ना और मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो एक ही बुक को बार बार पढ़ा जाए तो उससे क्वेश्चन काफ़ी निकल जाते हैं, बन जाते हैं। अच्छा, टेस्ट का क्या भूमिका रहती है? जैसे सब स्टूडेंट का टेस्ट सीरीज के पीछे मैं ही बोलता हूँ कि टेस्ट देने चाहिए, तो टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन की या टेस्ट किए या सिर्फ ऐसे ही तैयारी करके एग्जाम दिया? नहीं सर, मैंने तब कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन की थी, क्योंकि हम उस समय इलाहाबाद में थे और वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ इतना अवेलेबल भी नहीं था। तो हमने खुद से ही पढ़ा था। घटना चक्र के जो क्वेश्चन होते हैं लास्ट ईयर के आए होंगे, मैंने उन्हीं को देखे थे, कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन की थी। लेकिन मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज़ ठीक होता है, कर लेना चाहिए। उससे टेस्ट सीरीज से जो क्वेश्चन की वैरायटी है वो पता चलती है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नया क्वेश्चन बन क्या सकता है, नया एरिया क्या हो सकता है क्वेश्चन का।
तो इससे फ़ायदा मिलता है। टेस्ट सीरीज़ एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी चाहिए मुझे लगता है स्टूडेंट्स को, तो उससे उन्हें फ़ायदा मिलेगा। एक टेस्ट सीरीज, चलिए ये भी अच्छा है। और कमाल की बात, आपने खुद टेस्ट सीरीज नहीं की। हाँ, मैंने तब भी आप सजेस्ट कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि सर बाद में मैंने यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मुझे वहाँ मदद मिल रही है टेस्ट सीरीज से, तो मुझे लगता है कि कर लेनी चाहिए। अभी आप दे रहे हैं जून में एग्जाम? यस सर। चलिए, बहुत मेरी शुभकामनाएं हमारी ओर से कि आप इस सर। बार करें। चलिए हम लोग मेंस की बात करें, तो मेंस में एक जो आपका राइटिंग स्किल की भूमिका होती है कि राइटिंग स्किल डेवलप करनी चाहिए, उसके बारे में आपको क्या लगता है कि राइटिंग स्किल का आप ऑन साइट प्रैक्टिस करते थे, नहीं करते थे? यस सर, जो मेंस होता है वो टोटली इसी पे डिपेंड करता है कि आपने कॉपी में लिखा क्या है, और आप बेहतर तभी लिख पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस होगी। अदरवाइज तो आप अचानक गए और एग्जामिनेशन हॉल में आपको मिल गई कॉपी, तो उतना बढ़िया नहीं हो पाएगा। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है, डेली करनी चाहिए, 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस डेली करनी चाहिए, और पहले फॉर्मेट बना लेना चाहिए। जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछा गया, उसका एक फॉर्मेट दिमाग में हो, उसको प्लॉट करके और उसका फिर आंसर राइटिंग तब देन शुरू करना चाहिए। फॉर्मेटिंग करने के बाद? हाँ, फॉर्मेटिंग, उससे नंबर अच्छे मिलते हैं। तो मैंने की थी, काफ़ी किया था मैंने। मेरा सोशल वर्क और हिस्ट्री ऑप्शनल था 2016 में, तो मैंने हिस्ट्री और सोशल वर्क दोनों में मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस काफ़ी की थी, काफ़ी क्वेश्चन किए हुए थे, तो उससे फ़ायदा मिलता है। और आंसर राइटिंग करने से एक फ़ायदा ये भी मिलता है कि आपको विद इन टाइम उसे कंप्लीट करने की स्किल भी हो जाती है। कई स्टूडेंट के क्वेश्चन छूट जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन अब बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सही बात है। और वो लिखना 200 शब्द, और फिर मैंने देखा एग्जाम के टाइम पे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन छूट गए, और अक्सर होता है, हमारे साथ भी हुआ, हमारे साथ भी हुआ है। हाँ, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने से फ़ायदा ये होगा कि क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आइडिया रहता है कि ये क्वेश्चन मैं ज़्यादा बड़ा कर रही हूँ तो मेरा अगला छूट ना जाए, तो वो फिर अपने आप ही कंक्लूड कर देते हैं हम, क्योंकि हमें पता होता है, आइडिया रहता है, तो वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें जैसे एक फ्लो चार्ट के बारे में, या जैसे मान लीजिए हम बात करें जैसे आई का कोई क्वेश्चन है और कोई कश्मीरी से क्वेश्चन आ गया, तो अगर हम छोटा सा मैप बना दे साइड में, या फ्लो चार्ट बना दे, तो इसका भी आपने यूज़ किया इन चीज़ों का? यस सर, मैप का, फ्लो चार्ट का, ग्राफ का? यस सर, हमें जहाँ मौका मिला है हमने वहाँ यूज़ किया है। इससे प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है। हाँ, ऐसे राइटिंग में भी इनफैक्ट मैंने किया है। हमारा ऐसे राइटिंग हुआ था, किसानों की समस्या पे आया हुआ था हमारा, 3 ऐसे राइटिंग करने को आता है। तो एक था, तो हमने उसमें जो किसान आत्महत्या है, जो ग्राफ है पूरा, उसको बिल्कुल इंडिया का मैप बना के स्टेट की बाउंड्रीज दिखा के कि इस स्टेट में इतना है, इस स्टेट में इतना, थोड़ा फिगर दिमाग में रखना पड़ता है, अभी तो फिगर नहीं है दिमाग में, तो वो फिर लिखना पड़ता है, तो इससे नंबर अच्छे मिलते हैं। प्रेजेंटेशन का? हाँ, प्रेजेंटेशन उसका, जैसे कि वुमेन पे मैंने लिखा हुआ था, तो मुझे पता है कि मैंने मतलब महिलाओं की जो स्थिति है, मैंने उसको न्यू ग्राफ में करके समझाया हुआ था उसमें कि मुगल टाइम पीरियड, मतलब एंशियंट टाइम में जो महिलाओं की स्थिति थी वो यहाँ थी, गिरते 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 वो यहाँ आ गई पूर्व मध्यकाल तक। दैन जो महिला का मूवमेंट होता है, जो महिला के सशक्तिकरण का जो मूवमेंट आज़ादी के बाद शुरू होता है, वर्ल्ड लेवल पे भी शुरू होता है, इंडिया में भी शुरू होता है, फिर देन 20वीं शताब्दी लास्ट से शुरू होता है उनका ग्राफ उठना, लेकिन अभी भी वो इतना ही बढ़ पाया है, तो उसे अभी भी वो वहाँ नहीं पहुँचा, अभी भी ग्राफ उसे ग्राफ से दिखाता। अब ऐसा ग्राफ, ये कोई स्टैंडर्ड ग्राफ नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात समझाने के लिए मैंने इस्तेमाल इस ग्राफ का किया था। ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि हाँ, लेकिन हम अपनी बात उससे समझा के किए हुए थे कि ये है, ये चीज़ अपनी बात को बहुत अच्छे से दूसरे सामने रखना, ताकि हमने के सामने बात को सिंपल वे में और अच्छे से रखना, इम्प्रेसिव हो, ये आपने प्रयास किया। एग्जैक्टली, क्योंकि कॉपी ही हमारी एग्जामिनर के सामने जाती है, हम नहीं जाते, वही आपकी पर्सनैलिटी, वही है, तो वो अपनी बात पहुंचाना होता है कि हम अपनी बात पहुंचा ले जाएं एग्जामिनर तक, ये मायने रखता है। एक जो हम लोग अक्सर स्टूडेंट के में क्वेश्चन रहता है कि आईएएस के अंदर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल और स्टेट का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा फैक्चुअल ज़्यादा होता है। क्या आपको ऐसा महसूस हुआ इस प्रिपरेशन के दौरान कि कौन सा, क्योंकि आप सिविल्स का आईएएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी का भी पीसीएस आपने कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, तो ऐसा फील हुआ कि कॉन्सेप्चुअल एंड फैक्चुअल थोड़ा अंतर होता है दोनों एग्जाम में? सर पहले में भी कह सकते थे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि हमारा जो यूपी पीसीएस का सिलेबस है अभी वो टोटली आईएएस बेस्ड हो गया है। सेम वही पेपर, सेम सिलेबस, सब कुछ वही है। और अब तो हमारा जो प्री का क्वेश्चन आता है 2018 का, 17 का देखिए, तो 17 का क्वेश्चन प्री का यूपी पीसीएस का देखने के बाद ये लग रहा था कि ये तो
मतलब IAS के लेवल का है। क्वेश्चन काफ़ी कॉन्सेप्चुअल निकले थे और बहुत अच्छा क्वेश्चन निकला था। इनफैक्ट हिस्ट्री का हमारा ऑप्शनल था। 2017 में कई क्वेश्चन उन्होंने IAS के उठा के एज इट इज पूछ लिए थे। जैसे क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि भारत छोड़ो आंदोलन ये स्वतः ही स्फूर्त था या ये प्रायोजित था। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये IAS में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं IAS के तो PCS में। तो भूमिका अब हम ये नहीं कह सकते कि फैक्चुअल है, फैक्चुअल तो बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे भी अब कॉन्सेप्ट की डिमांड है और इंटरव्यू भी हमारा काफ़ी अच्छा होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब डिफरेंसेस नहीं रहे, डिफरेंसेस अब नहीं है। मे भी पहले रहे हों लेकिन अब ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है भी तो बहुत 9-10 का होगा लेकिन बहुत नहीं है। ओके, चलिए अब इंटरव्यू की बात चली है तो इंटरव्यू के लिए आपने क्या प्रिपरेशन किया या जब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने गए तो उस समय क्या माइंड में था आपके? अच्छा एक बात और बताइए, आपका मीडियम क्या था? हिंदी मीडियम? सर मेरा हिंदी मीडियम था। चलिए ये भी एक थोड़ा सा आजकल भ्रम है कि इंग्लिश मीडियम के लोग ही ज़्यादा अच्छा करते हैं, हिंदी मीडियम के लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। तो इंटरव्यू जब आप बोर्ड में गए तो या तो बोर्ड के समय जब आप जा रहे थे उस समय क्या मन में चल रहा था और उन बोर्ड के सामने आपका किस तरह से आपने उसको मैनेज किया? सर इंटरव्यू बोर्ड में मेरे दिमाग में सर कुछ था नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सिंपली इंटरव्यू देने जा रही हूँ। मैंने कुछ सोचा नहीं क्योंकि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था तो बहुत डर भी नहीं थी। मेरे पास ऑलरेडी टीचिंग की जॉब थी तो नहीं डर थी कि नहीं सिलेक्शन हुआ तो फिर क्या होगा। निश्चिंताओं में बिल्कुल ये था कि चलो कोई नहीं, फर्स्ट अटैम्प्ट ही है और ऑलरेडी मेरे पास जॉब है, नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं है। मैं बिल्कुल निश्चिंत थी। गई, इंटरव्यू मेरा शुरू हुआ। अच्छा इंटरव्यू गया मेरा। पूरा इंटरव्यू वर्ल्ड हिस्ट्री पे ही चला था। पूरा इंटरव्यू वर्ल्ड हिस्ट्री से शुरू हुआ, वर्ल्ड हिस्ट्री पे ही ख़त्म हुआ। लेकिन इंटरव्यू मेरा अच्छा हुआ था। तो मुझे ये था कि कोई ना पोस्ट मिल जाएगी क्योंकि इंटरव्यू ठीक गया है। लेकिन रिजल्ट आया तो मतलब किस तरह के क्वेश्चन किए गए इंटरव्यू में? सर इंटरव्यू में मुझसे मेरा पहला क्वेश्चन था कि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो हिस्ट्री अपने आप को दोहराती है, आप इसे कैसे बताएंगे? तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई कि मुझे जो एग्जाम्पल याद आ रहा था वो वर्ल्ड हिस्ट्री से याद आ रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं बताऊं या मैं क्विट कर दूं, लेकिन मैंने सोचा नहीं, बताती ही हूँ। फिर मैंने बताया कि मुझे जो एग्जाम्पल उन्होंने पूछा, मैंने बताया कि सर वर्ल्ड हिस्ट्री हिस्ट्री अपने आप को दोहराता है, इसलिए बोलते हैं कि हमें हिस्ट्री से सीखना चाहिए और हिस्ट्री ने बहुत जगह खुद को एज इट इज़ दोहराया है। तो उन्होंने बोला कि एग्जाम्पल कोई, तो मैंने बताया कि 1789 की क्रांति के बाद जिस तरीके से गणतंत्र की आड़ में नेपोलियन तानाशाही स्थापित करता है, सेम वही काम उसका भतीजा लुई नेपोलियन तृतीय 1848 की क्रांति के बाद करता है। और क्रांति के स्टेक होल्डर भी वही थे जो 1789 की क्रांति 1789 की क्रांति के थे, वही 1848 की भी क्रांति के स्टेक होल्डर थे। तो यहाँ पे इतिहास ने अपने आप को एज इट इज़ रिपीट किया हुआ है। तो फिर उसके बाद मेरा जो पूरा इंटरव्यू है वो वर्ल्ड हिस्ट्री पे ही चला और वर्ल्ड हिस्ट्री पे ही ख़त्म हुआ। ओके, ये पूरा जनरल क्वेश्चन कुछ नहीं, सब पूरा आपका हिस्ट्री भी चल गया? हाँ, कुछ सामान्य प्रश्न नहीं पूछे कहाँ से? नहीं, थोड़ा नहीं, कोई नहीं हुआ सामान्य प्रश्न। बस थोड़ा सा ये हुआ कि हाई स्कूल कब किया, ग्रेजुएशन कब किया, उसके बाद पहला क्वेश्चन यही था। उसके बाद फिर जो हमारे क्वेश्चन हुए कि फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं, और फिर मैंने इन सब के आंसर अच्छे किए। फिर उन्होंने थोड़ा सा पूछा कि हम आपको SDM क्यों बनाएं, आप में ऐसा क्या खास है, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन हुए 2-4। लेकिन तो आपने क्या जवाब दिया कि SDM क्यों बनाए, तो आपका क्या खास है? सर मैंने कुछ नहीं, मैंने यही बोला कि सर मुझे लगता है कि मैं मतलब अच्छा कर सकती हूँ प्रशासन में। सर मुझे तो लगता तो फ़िलहाल यही है, बाकी मैं ठीक ठाक डिसीजन भी ले लेती हूँ। तब जो 2-4 बातें होती हैं वो करा, लेकिन वो तो फिर बात बनाने के लिए होती है, तो उन्हें सब पता होता है। चलिए फिर आपका इंटरव्यू करीब कितने मिनट चला आपका इंटरव्यू? सर इंटरव्यू मेरा 15 मिनट हार्डली चला होगा। 15 मिनट चला? हाँ, 15 मिनट मेरा इंटरव्यू चला। चलिए फाइनली आपका सिलेक्शन हुआ, ये महत्वपूर्ण है। और कितने मार्क्स रहे इंटरव्यू में? सर अभी रिजल्ट नहीं आया है। अच्छा, रिजल्ट अभी रिजल्ट नहीं। रोशनी, मेरे एक प्रश्न आपसे रहेगा, एक थोड़ा सा जैसे आपने हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में उन्होंने चर्चा कर ही लिया था कि आपका हिंदी मीडियम रहा, क्योंकि काफ़ी रहता है कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ज़्यादा। एक दूसरा क्वेश्चन है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि, जैसे मैं आपको जानता हूँ कि आप एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आप जुड़ी हुई हैं। यस सर। और कमाल की बात है कि कोचिंग की आपने ज़्यादा यूज़ नहीं किया। कोचिंग में आपने, मुझे लगता है शायद 1-2 सब्जेक्ट के लिए आपने कोचिंग किया। हाँ। बाकी आपने सेल्फ स्टडी आपने किया। तो जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं वो कैसे प्रिपरेशन करें
उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, ग्रामीण पृष्ठभूमि बच्चों के बारे में जो ग्रामीण से यानी गांव से बैठकर स्टडी कर रहे हैं, जिनका इतनी फीस भी नहीं है कि वो दिल्ली या शहरों में या इलाहाबाद में, लखनऊ में और सिटीज़ में जाकर प्रिपरेशन कर सकें, तो उनकी प्रिपरेशन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा मानना है कि जो संसाधन होते हैं वो सफलता में कभी भी बाधक नहीं बनते हैं, क्योंकि सफलता आपको अपने हौसले और जज्बे से मिलती है। जिनके पास संसाधन है, अगर उनके पास हौसला और जज्बा नहीं है ना, तो वो भी सफल नहीं होते। तो हाँ, तो जो संसाधन है वो आई थिंक बाधक नहीं बनता है। मेरा मानना है कि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं वो भी इजीली कर सकते हैं, और कई बार रिजल्ट चौंकाने वाले आते भी हैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से। तो मुझे लगता है कि एनसीईआरटी की पहुंच जो है हर गांव तक भी है बुक्स अवेलेबल हैं, वो अच्छे से पढ़ें। और इसके अलावा एक ऑनलाइन जो क्लासेस हैं, जो चैनल्स चल रहे हैं, कई सारे हैं, बहुत अच्छे हैं वो, और काफ़ी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है अब तो। आई थिंक 3-4 साल पहले तो नहीं था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और फ्री है, और जियो की पहुंच है सब तक, तो ईज़िली आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी बुक्स वगैरह लेने के लिए आप एक बार शहर को विज़िट कर लो, दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ, स्टडी मटेरियल ले लो। आप खुद से भी सेल्फ स्टडी की जा सकती है और खुद से निकाला जा सकता है। और यूट्यूब पे बहुत मैटर सर अवेलेबल है, आपके ही मैटर हैं काफ़ी अच्छे, इंटरनेशनल रिलेशनशिप के मैंने देखा था और मुझे उससे काफ़ी मदद मिली। इसके अलावा सर और भी टीचर्स हैं, उनके हैं, मृणाल सर के हैं, और अनअकैडमी के भी कई सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं ऑनलाइन। तो बच्चे इसका अच्छा इस्तेमाल करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे कि सभी स्टूडेंट्स को कि प्रिपरेशन में उनको क्या फोकस करना चाहिए लास्ट में, कि भी मैं ये कहूँगी कि ये चीज़ आपको जरूर रखनी अपने अंदर? सर 2-3 चीज़ें फोकस करनी पड़ती हैं। जैसे कि आपको अपना धैर्य बनाए रखना पड़ता है लास्ट तक, जब तक आपको सफलता नहीं मिलती है, ये चीज़ मेंटेन करना पड़ता है। जो अच्छे परिवार के बच्चे हैं उनको तो शायद ये दिक्कत थोड़ी कम आती है, क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, उनके साथ होता है। लेकिन जो हम जैसे बैकग्राउंड के बच्चे हैं, मिडिल क्लास के हैं, उनको दिक्कत आती है थोड़ी स्टार्टिंग में, क्योंकि खुद को मैनेज करना, पढ़ाई, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो अपना धैर्य बनाए रखें। और एक चीज़, दूसरी चीज़ है कि जो मोटिवेशन, कि वो सिविल सर्विसेज क्यों करना चाहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है कि उन्हें पता होना चाहिए कि वो एक अच्छे कॉज के लिए जा रहे हैं, कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं सिविल सर्विसेज में, वो इसलिए आना चाहते हैं। अगर ये मोटिवेशन उनके अंदर से है तो मुझे लगता है कि वो बहुत ईजिली कर लेंगे, सफलता बहुत नज़दीक है उनके फिर, क्योंकि ये अंदर से जब आ जाएगा कि मुझे एक अच्छा काम करना है, तो मेहनत फिर उसी के अकॉर्डिंगली हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि जो भी बच्चे सिविल सर्विसेज में आते हैं उन्हें एक अच्छी नियति से, एक सकारात्मक सोच से और अपना धैर्य बनाए रखना चाहिए उन्हें, और आए और निश्चित रूप से उन्हें सफलता मिलेगी।